रात के 11:30 बजे NH-66 के काशेदी घाट का मोड़, जहां जो भी गया कभी वापस पूरी तरह नहीं लौटा। अब आप सुनने वाले हैं उस रात की कहानी जो आपकी रूह तक हिला देगी। रात के 11:30 बजने को थे। रोहित और नुसरत पुणे से गोवा के लिए निकले थे बर्थडे ट्रिप पर। नुसरत ने गिटार लिया था, रोहित ने टिफिन में परांठे और एक पुरानी टॉर्च रखी थी। रास्ता एकदम अच्छा चल रहा था जब तक उन्होंने NH-66 के उस हिस्से पर घुसा ही नहीं जहां काशेदी घाट का कच्चा सा अड्डा शुरू होता है। पहले कुछ किलोमीटर सुंदर मोड़ों और हरियाली के बीच निकल गए, फिर अचानक जैसे ही रात घनी हुई सड़क पर घोर सन्नाटा छा गया। फोन नेटवर्क गायब था। दोनों ने हंसते हुए कहा, वाह कितनी रोमांचक रात बन रही है। पर बाइक की हेडलैम्प की रोशनी पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगी। पेड़ों की बाहर निकली टहनियां मानो हाथों की तरह झूल रही हों। एक मोड़ पर रोहित ने ब्रेक लगाया। सामने कुछ अंधेरा सा था। उसने टॉर्च जलाई तो अंदेशा सच हुआ। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। उसकी पीठ सड़क की ओर थी। रोहित ने खिड़की पर झुककर कहा, माँ जी कहाँ जाना है, क्या हेल्प चाहिए? औरत ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसकी आंखें कुछ अलग सी थी, बहुत गहरी पर ठंडी। उसने बोला, मुझे घर तक छोड़ दो, बस कुछ ही दूर है। रोहित के अंदर अच्छा सा डर और मदद करने की भावना साथ साथ उठी। नुसरत ने भी कहा, ले ले माँ बाप को, रात में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। औरत ने फिर कहा, मांस मत लाना साथ में, मैं उसे पसंद नहीं करती। रोहित ने ऊटपटांग मुस्कान की, हमने परांठे रखे हैं, शाकाहारी हैं। औरत ने सिर हिलाया और बैक सीट पर बैठ गई। 3-4 किलोमीटर आगे बढ़े। सड़क थोड़ी संकरी हुई और अचानक ऊंचे पेड़ों के बीच से एक तेज ठंडी हवा आई। अंदर सब कुछ थर्रा उठा। नुसरत ने पीछे देखा और चीख मार दी। पीछे सीट खाली थी, केवल गिटार और टॉर्च वहीं थे। रोहित ने गाड़ी रोकी, बाहर कूदे और चारों तरफ देखने लगे। औरत का कहीं पता नहीं। जमीन पर परांठे का एक टुकड़ा बिखरा था, पर किसी के कदम के निशान नहीं। हसक मुसक कर पास के एक ढाबे तक पहुंचे, लेकिन ढाबा भी बंद था। ढाबे के मालिक ने आंखें बड़ी करके कहा, रात में इस घाट पर औरत मिले तो उसे बोलकर वापस आना, पर जिद मत करना। लोग जो लेते हैं लौटते नहीं। वो आदमी चकित था, पर उससे ज्यादा डरावना था उसका चेहरा। जूं-जूं बात बढ़ी, उससे पता चला कि कई रातों में गाड़ियां अचानक पलट गईं। ड्राइवरों ने किसी लेटी हुई लड़की को देखा और फिर वही ड्राइवर गायब हो गया। कोई सबूत नहीं, बस अधकचरा सा सन्नाटा। रोहित और नुसरत ने ठान लिया कि वे पहले गांव तक पहुंचकर पुलिस को बताते हैं। बाइक स्टार्ट की ही थी कि दूर से किसी ने आवाज लगाई, कौन है, थाम लो। रोहित ने सोचा कोई ट्रैवलर होगा, पर आवाज कहीं से भी निकली समान रूप से थी, चारों तरफ से। और तभी बाइक का पेट्रोल सूखने जैसा खामोश हुआ। इग्निशन बंद, मोबाइल नेटवर्क बेकार था। दोनों ने हाथों से इंजन को धक्का दिया, पर जैसे जैसे वे धक्का देते गए, अंधेरी झाड़ियों में कुछ न कुछ चलने की हल्की आवाजें उनके पैरों के पास से होती जा रही थी। अचानक नुसरत के मुंह से बुदबुदाहट निकली, वो वहां है। रोहित ने पीछे झांका। पेड़ों के तने पर सफ़ेद साड़ी लपेटे कुछ काले धागे टंगे थे, मानो किसी के हाथों का निशान। नुसरत के हाथ कांपने लगे। वे दौड़े और पेट्रोल पंप तक पहुंचे। वहां वो औरत फिर मिली, पर अब वो काले परिधानों में थी। आंखें सूनी और चेहरे पर कुछ घिसा पिटा निशान था। उसने कहा, तुमने मेरा नाम नहीं पूछा। मेरा नाम नहीं ले सकता, पर तुमने मेरा नाम पूछने से रोका। पर नाम से याद करना गलत है। वे कहाँ भागे मैं बताऊं नहीं, बस इतना कि सुबह सुबह जब गांव वाले उन दोनों को पाते हैं, वे दोनों सफ़ेद से कुछ कपड़ों में लिपटे गिटार और टॉर्च के साथ बेहोश पड़े होते हैं। उनकी याददाश्त में सिर्फ एक ठंडी आवाज़ और पेड़ों की सरसराहट बची थी। अगले दिन पुलिस ने उस हिस्से में परांठों के चक्के और कुछ पुरानी साड़ी के फटे धागों के टुकड़े पाए, पर कोई स्थायी सबूत नहीं और न ही कोई रिकॉर्ड फिल्म जो सच्चाई बता दे। वो घाट तब से भीड़ से दूर है, लेकिन हर साल कुछ न कुछ रिपोर्ट आती रहती हैं। बाइकर्स जो रात में गुम हो गए, कुछ ड्राइवर्स जिनकी कार अचानक पलट गई, और ढाबे के मालिक जो हक्के बक्के होकर रात में आने वालों को चेतावनी देते हैं कि रात में अगर कोई सफ़ेद साड़ी में आए और मांस को नापसंद कहे तो मुसाफिर उसे सुनकर लौट जाए। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये सब सदियों से की गई भूलों की सज़ा है, और कभी कभी कहते हैं कि केवल जंगल की हवा में बेइंतहा कल्पना है। लेकिन जब आप उस घाट में रात के अंधेरे में बाइक चलाते हुए टॉर्च चालू करते हो और पीछे की सीट पर अचानक कोई गहरी ठंडी सांस महसूस होती है, तभी आपको पता चलता है कि किस तरह रास्ते भी अपनी अपनी कहानियां रखते हैं। और कुछ रास्ते ऐसी कहानियां पकड़ के रखते हैं जिनसे लोग लौटकर कभी वो बताना भी नहीं चाहते। सुबह की धूप जब धुंधले से खेतों के ऊपर फैल रही थी, तो गांव वाले उधर इकट्ठा हो रहे थे। किसी ने सुबह सुबह 2 अजनबी चुहलते हुए पाए थे।
एक लड़का, एक लड़की, निढाल, आंखों में धुंध, कपड़ों पर रात की ठंडी मिट्टी की परत लगी हुई। वे दोनों गिटार और टॉर्च को बांधे बैठे थे। लोग चुपके चुपके देख रहे थे, जैसे किसी को जगाने की हिमाकत करना पाप हो। रोहित और नुसरत को उठाकर समुदाय का पुराना दद्दा घर के बड़े कमरे में ले आया। उसकी आंखें कठोर सी थी, पर उसके हाथ गर्म थे। उसने दोनों को पानी दिया और धीरे धीरे पूछताछ की। दोनों कुछ भी साफ नहीं बता पा रहे थे। कहानी टूटती भसती, जैसे कोई यादों की परतें हटती दिखती पर बीच में अचानक कट जाती। दोनों को जो याद था, सिर्फ एक ठंडी आवाज की गूंज और पेड़ों की सरसराहट। कुछ टुकड़े, परांठे का टुकड़ा, साड़ी के फटे धागे, वे शब्दों में बदल नहीं पा रहे थे। गांव में हवा बदलते बदलते फिर वही पुराने किस्सों की गूंज लौट आई। ढाबे का मालिक, जिसने रात भर अपने बच्चों को जगा जगा कर रखा था, बार बार दोहराने लगा कि घाट पर कई लोग गए और लौटे नहीं। किसी का कहना था कि वो औरत वर्षों पहले इसी मोड़ पर हुई एक दुर्घटना की पीड़िता थी। किसी ने कहा कि उसने बेजुबान खाना मांगा था और लोगों ने ठुकरा दिया था। किसी ने कहा कि वो खून और आग में जलकर मर गई थी। कहानी जितनी बदलती, भय उतना ही गहरा होता गया। पर किसी भी कहानी में सहमति इतनी थी कि घाट की रातें साफ तौर पर असामान्य थी। पुलिस दोपहर होते होते पहुंची। सरपंच ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, गांव के चौकीदार ने कुछ हल्के फुल्के निशान दिखाए और पुलिस ने क्षेत्र की तलाशी ली। पर गाहे बगाहे जैसे ही कोई पांव रखने लगता, हवा में कुछ बदल जाता। कहीं दूर से किसी ने उत्तेजित हंसी की तरह आवाज निकाली और सब लोग ठिठक गए। पुलिस वालों की रिपोर्ट शीट पर सिर्फ ये लिखा गया, अन्य स्थानीय निवासियों के कथनानुसार अज्ञात महिला के दर्शन होने व 2 व्यक्तियों के अस्थायी स्मृति ह्रास की घटना। मुआयना में धागे परांठे मिलना। आगे की कार्रवाई जारी। नोट पर छोड़ते हुए एक वरिष्ठ ने आंखें फेरते कहा, यहाँ की कहानियां शांति नहीं चाहती। बेहतर है कि लोग रात में बाहर ना निकले। रोहित और नुसरत को डॉक्टर दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा कि दोनों में किसी तरह की शारीरिक चोट नहीं, पर मस्तिष्क में अस्थायी झटका या शॉक के कारण यादें धुंधली हैं। उन्हें गांव में कुछ दिन आराम करने का सुझाव दिया गया। उनका मन फिर भी बेचैन रहा। नुसरत अक्सर चुप चुप बैठकर दूर के पेड़ों की ओर देखती रहती, और रोहित, जो पहले बड़ी हिम्मत दिखाता था, अब रात के हर छोटे से छोटे साए को अपनी तरह से बदलकर देखता। वे दोनों रात में नींद में चिल्लाते और उनकी बोली में वही फुसफुसाहट आती, नाम नहीं पूछो। 3 दिन बाद नुसरत को बीच बीच में एक बात याद आती। वो औरत जिस तरह अपनी आंखें घुमाती थी, उसकी आवाज़ की आखिरी थरथराहट, और फिर एक शब्द, शीशे की तरह कोमल पर किसी कारण से टूटता हुआ, माँ। ये टुकड़ा स्मृति का बार बार किनारे पर आता और फिर गायब हो जाता। रोहित ने सोचा कि अगर किसी तरह वे उस औरत की असली कहानी जान पाएं तो वो शांत हो सकती है, या कम से कम ये पता चल जाए कि क्यों वो मांस से नफरत करती थी, क्यों नाम का जिक्र करना खतरनाक था। इसी विचार ने उन्हें गांव की बूढ़ी महिलाओं के पास पहुंचाया, जो शाम को दाल भात बांटती और पुरानी बातें सुनाती। वे महिलाएं ने कान फाड़ कर सुना और फिर धीरे धीरे बोली, हमारे यहाँ कुछ भी नाम से बुलाना ठीक नहीं। यदि कोई आत्मा अपने नाम से चुभ जाती है तो वो जीवितों में छेद कर जाती है। उनकी आंखों में भय सी चमक थी और वे बिना बताए हट गईं, जैसे बताने से पहले इस बात पर विचार करना भी जुर्म हो। रोहित ने फिर उस ढाबे वाले से मिलने का निर्णय किया। ढाबे वाले ने रात में आकर कहा, वो अपने नाम के साथ बहुत कुछ खो चुकी थी। उसने नदी में हाथ धोए थे और कोई जवाब नहीं आया। लोग कहते हैं कि जब कोई मौत बिना विदाई के हुई तो उस जगह का समय अटक रहता है। वो चाहती है कि कोई उसे याद करे, पर नाम से नहीं। नाम अगर ले लिया गया तो साजिश खुल जाती है, और जो नाम लेता है वो नाम की चुभन से खुद को खो देता है। ढाबे वाले ने धीमी आवाज में थपकी देते हुए कहा, तुम दोनों जो देखने वालों में से हो, संभलो। कई लोग यहाँ से बस लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रात ने अपनी पुरानी चाल चलनी शुरू कर दी। रोहित ने सूझा कि शायद सामना किए बिना डर खत्म नहीं होगा। उसने नुसरत से कहा, चलो वापस उस मोड़ पर चलते हैं। अगर हमें कुछ करना है तो रात में ही करना होगा, जब वो आए। नुसरत ने बार बार मना किया, पर उसकी आंखों में एक तरह की मजबूरी भी थी। वे दोनों रात को छिपकर बाइक लेकर निकले। रात की हवा वही पुरानी, टहनियों की सरसराहट, दूर कहीं ढाबे की घंटी का टूटा सुरा आवाज। उनके कदम बल्ले की तरह लड़खड़ाते हुए मोड़ तक पहुंचे। वहां जहां पहले औरत आई थी, वहां अब कोई नहीं था, पर मिट्टी पर हल्की सी दूसरी तरह की पाँव की छापें थी, जो कभी पूरी सीर नहीं दिखी।
रोहित ने धीरे धीरे कहा, नाम पूछना नहीं है, बस पूछना है कि क्या चाहिए। थोड़ी देर में हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांसें जैसे सफ़ेद धुआं छोड़ रही थीं। पेड़ों की परछाइयां मानो अपना स्वर बदल रही हों, और तभी एक सिलबिलाहट सी आवाज़ उनके बगल में आई, तुम वापस आए हो? रोहित ने घूर कर देखा। औरत सामने नहीं, पर उसकी परछाई ट्री ट्रंक पर थम गई। अब उसका रंग सफ़ेद नहीं, पर धूसर और धुंधला था। उसने कहा, तुमने मेरा नाम नहीं पूछा, इसलिए तुमने मुझे याद नहीं किया। उसकी आवाज़ में अब नाराज़गी थी, पर उसमें एक मुलायम सी तड़प भी थी। नुसरत ने कांप कर कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बताओ क्या चाहिए। वो हंसी नहीं, पत्तियों का सरसराना था, और बोली, मुझे वो चाहिए जो मुझसे छीन लिया गया था, वो आखिरी रात जब मुझे यहाँ से भगा दिया गया था। रोहित ने पूछा, क्या हम वो ढूंढ कर दे सकते हैं? पर उस शब्द से पहले ही उसने फुसफुसाया, नाम मत लेना। पर नुसरत की जिज्ञासा अचानक आंगली बनकर उभरी, और उसने बुदबुदा दिया, तुम्हारा नाम। तभी हवा ने खेल खेला, और उसकी आवाज़ टूटकर हवा में मिल गई। वो सांसें जो रात भर उनके पीछे महसूस होती थीं, अब गर्दन में उतरती सी लगी। औरत ने धीरे धीरे कहा, तुमने नाम ले लिया। उसका चेहरा अब बिल्कुल भी इंसानी नहीं रहा था, पर उसकी पीड़ा कम नहीं हुई। रोहित ने महसूस किया कि जैसे दुनिया का कोई हिस्सा टूट रहा हो। नुसरत की आंखें फटकर पानी सी निकल आईं, और वो जमीन पर गिर पड़ी। वे दोनों सुबह गांव वालों ने पाया। इस बार नुसरत के हाथ में कुरूप सा कुछ था, जैसे पुराने कपड़े के तिनके में बंधा हुआ। पर जब किसी ने उसे खोलकर देखा तो वहां केवल एक पत्थर था, जिस पर कुछ चिन्ह बने थे। गांव वाले कहते हैं कि वे चिन्ह किसी पुरानी भाषा के थे, जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। नुसरत की तबीयत फिर बिगड़ी, और उसने अचानक कुछ याद किया, एक नाम, एक रात, एक झुकी हुई छाया जिसने आवाज़ दी थी, और फिर उभरते हुए आंसू। उनकी कहानी के बाद गांव में शांति थोड़ी टूट गई। कुछ लोग मानने लगे कि नाम लेना अत्यंत खतरनाक है, कुछ ने कहा कि आत्मा को शांति चाहिए, और किसी ने कहा कि उसे भूल जाना ही बेहतर है। पर रात के मोड़ पर अब भी कभी कभी परछाइयां दिखती, और कई बाइकर्स ने आने वाले महीनों में उसी धुंधले साए का अनुभव बताया। रोहित और नुसरत वापस शहर लौटे, पर उनकी आंखों में वो मोड़ हमेशा बना रहा। कहीं कहीं जब भी कोई मेज़ पर बैठकर कहानियां सुनाता, कोई बच्चे की तरह पूछता, क्या आपने कभी किसी का नाम ले लिया है? और लोग चुप हो जाते, क्योंकि जानते थे कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें बोलना शांति नहीं देता, बल्कि वो नाम किसी के दिल की आखिरी चुभन बन जाते हैं। कई सालों के बाद भी जब कोई उस घाट से गुजरता है, वो अक्सर अपनी घड़ी देखता है। किसी ने कहा कि घड़ी की सुई भी उस मोड़ पर ठिठक जाती है, मानो समय कुछ क्षणों के लिए रुक जाता हो। और जिस रात रोहित और नुसरत ने देखा, लोग अब भी उस रात को याद करते हैं, पर जैसे यादों का एक धागा जब ज्यादा खींचता है तो टूट जाता है। और जिस रात धागा टूटा था, उसने गांव को एक गहरी सी याद दी, जिसे वो भूल नहीं पाते। सर्दी की रात का अंधेरा कशेदी घाट के ऊपर घना था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें धुंध जैसी निकल रही थी। रोहित और नुसरत ने शहर लौटने की कोशिश की, पर रास्ते में हर मोड़ पर कुछ अजीब हो रहा था। उनकी बाइक की हेडलैम्प की रोशनी पर पेड़ों की परछाइयां मानो जीवित हो रही थी। हर शाख अपने आप हिल रही थी, और दूर कहीं जंगल से अजीब सी फुसफुसाहट आती, जैसे कोई गहरी, अंदर तक छू लेने वाली आह। अचानक एक मोड़ पर सड़क पूरी तरह से खाली नजर आई, पर उनकी आंखों के कोने में कुछ हिल रहा था। सफ़ेद साड़ी में वही महिला, पर अब उसकी आंखें लाल सुरेख जैसी चमक रही थीं। उसने कोई शब्द नहीं बोला, केवल धीरे धीरे उनके पास बढ़ती चली आई, और हर कदम पर हवा का झोंका ऐसा आया कि रोहित और नुसरत की रूह कांप उठी। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि कानों में केवल धक धक की आवाज़ गूंज रही थी। रोहित ने धीरे कहा, नुसरत, पीछे मत देखो, बस आगे बढ़ाओ। नुसरत ने मुंह दबा लिया, पर उसकी आंखें उस महिला पर टिक गईं। महिला ने धीरे धीरे हाथ उठाया, और उसकी हथेली से ठंडी हवा उनके गले में उतर गई, जैसे कोई अदृश्य जंजीर उनकी गर्दन को कसने लगी हो। रोहित ने बाइक के हैंडल पकड़ते हुए महसूस किया कि वाहन अब उसकी मर्जी से नहीं चल रहा। पहिया जैसे खुद ब खुद मोड़ पर मुड़ने लगा। छोड़ दो, नुसरत फुसफुसाई, पर आवाज में घबराहट इतनी थी कि शब्द हवा में टूट गए। तभी अचानक सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ों के बीच से सैकड़ों आंखें झांकती दिखाई दीं। छोटे छोटे जली हुई आंखों के टुकड़े हर पेड़ पर, हर झाड़ी में। कुछ ने उनके नाम पुकारा, पर आवाज इतनी तेज थी कि कान फूल रहे थे। रोहित ने देखा कि बाइक की लाइट भी अचानक मंद हो गई, और सड़क के किनारे धुंध गाढ़ी होने लगी।
फिर महिला ने अपना चेहरा उनके सामने झुकाया। उसका चेहरा मानवीय नहीं रहा। होंठ सूखे और कटे फटे थे, गाल खुरदुरे और आंखें पूरी तरह लाल। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे देखा, तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी, अब तुम्हें भी अंधेरे में रखना पड़ेगा। नुसरत ने चीख मारी। उसकी आवाज जैसे जंगल में गूंज कर वापस लौट रही थी। अचानक सड़क पर किसी ने उनके पास एक ठंडी गहरी हवा का झोंका दिया और बाइक की गति रुक गई। रोहित ने इंजन देखा, इग्निशन बंद, मोबाइल नेटवर्क गायब, केवल महिला की लाल आंखें उनके सामने चमक रही थी। उसने एक हाथ उठाया और हवा में कुछ लिखा। रोहित और नुसरत की नजरें झुकी, हवा में चमकते धुंधले अक्षर बने। तुम्हारा समय नहीं आया, पर तुम्हारा डर हमेशा रहेगा। तभी पेड़ों के बीच से अजीब अजीब हंसी की आवाजें आने लगी। ये हंसी इतनी बुरी थी कि गाल और कान झनकने लगे। पेड़ हिल रहे थे जैसे अंदर से किसी ने उन्हें घसीटा हो, और सड़क पर परछाइयां इतनी तेजी से बढ़ रही थीं मानो उनका पीछा करने वाले कई हाथ थे। रोहित ने बाइक धक्का दी, पर जैसे ही पहिया घुमाया सड़क का दृश्य बदल गया। अब वे उस मोड़ पर थे जहां पहली बार महिला मिली थी, पर ये वही जगह नहीं थी। चारों तरफ केवल घना अंधेरा, और जमीन पर फैले पुराने धागे, टूटे फटे कपड़े और जले हुए पराठों के टुकड़े। अचानक पीछे सीट पर हल्की ठंडी सांस महसूस हुई। रोहित ने पलटा, कोई नहीं। फिर भी हर बार जैसे नुसरत के आंखों में वही लाल चमक दिखाई देती। हवा में अब कान फाड़ चिल्लाहट थी, नाम, नाम। नुसरत के हाथ कांप रहे के और रोहित के पैरों में ठंड जम गई। जैसे ही वे मोड़ से आगे बढ़ने की कोशिश करते, सड़क खुद ब खुद पीछे की ओर मुड़ जाती। कोई ताकत उनकी यात्रा रोक रही थी। रात आधी हो चुकी थी और तभी दूर से धीमी सी घंटी की आवाज आई। ये वही ढाबे वाले की घंटी थी। रोहित ने सोचा शायद कुछ मदद मिल जाएगी, पर जैसे ही वे वहां पहुंचे, ढाबा गायब था। केवल खाली मैदान, धुंध और पेड़ों की सरसराहट। पीछे मुड़कर देखा तो सफेद साड़ी की महिला अब उन्हें घेर चुकी थी। उसकी लाल आंखें अब बिल्कुल नजदीक थीं। वो धीरे से बोली, अब तुम मेरी दुनिया में हो, यहां से कोई लौट कर नहीं जाता। रोहित और नुसरत ने हाथ जोड़े, चीखें मारी, पर कुछ काम नहीं आया। तभी अंधेरे से अजीब सी आवाजें आईं। सैकड़ों लोग, सैकड़ों आत्माएं जो सालों से यहां फंसी थी। उनकी आवाजें इतनी तेज थी कि दिमाग में दर्द हुआ। रोहित ने महसूस किया कि जैसे उनका समय और यादें धुंध में विलीन हो रही हों। अचानक जैसे किसी ने समय को तोड़ दिया, सारा अंधेरा गायब। रोहित और नुसरत अगले पल अपने गांव की सड़क पर खड़े थे। बाइक ठीक उसी मोड़ पर थी जहां पहली बार महिला मिली थी, पर उनके हाथों और कपड़ों पर रात भर की ठंडी मिट्टी और धागों की झिलमिलाहट अब भी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नुसरत ने फुसफुसाया, क्या हमने सच में लौट आए? रोहित ने हाथ जोड़े और कहा, शायद, पर उसका डर अब हमेशा हमारे साथ रहेगा। गांव वाले कहते हैं कि उस मोड़ पर रात में अब भी लाल आंखें दिखाई देती हैं, और जो कोई उस रात के पास से गुजरता है वो अक्सर कुछ खो जाता है, भले ही उसका नाम लिया गया हो या ना लिया गया हो। और कभी-कभी रात के अंधेरे में उनकी टॉर्च की रोशनी में सफ़ेद साड़ी की महिला पीछे की सीट पर बैठी दिखाई देती है, हंसते हुए, पर उसकी हंसी इंसानी नहीं बल्कि धुंध और डर का रूप है। सर्दियों की रात गांव के ऊपर घने कोहरे के साथ उतर रही थी। गांव की गलियों में सिर्फ कुछ मिट्टी के घरों की खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही थी। दूर ढाबे की झोंकी से कभी-कभी घंटी की खनक सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग अपने घरों के आंगनों में बैठकर आग की राख हिला रहे थे और बच्चे चुपचाप उनके पैरों के पास घुटनों के बल बैठे थे। रात का सन्नाटा घना था, पर घबराहट हवा में इतनी थी कि मानो कोई चीज हर घर के आसपास मंडरा रही हो। रोहित और नुसरत इस मोड़ पर वापस आए जहां पहली बार महिला मिली थी। उन्होंने बाइक गांव की तरफ मोड़ दी, पर हर मोड़ पर अंधेरा और सन्नाटा उनका पीछा कर रहा था। गांव की सीमा पास आते ही उन्होंने देखा कि लोग सड़क किनारे खड़े हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी उनके आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। किसी ने पूछा, रात में घाट पर क्या हुआ? रोहित और नुसरत बस चुप रहे। ढाबा, जो पहले केवल झोपड़ी की तरह था, अब उसकी पुरानी लकड़ी की छत से झुकी हुई छायाएं सड़क पर फैल रही थी। ढाबे के अंदर से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी, पर आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। बुजुर्गों ने समझाया, रात के समय घाट पर मत जाना, वहां जो चलता है लौटकर कभी वही नहीं बताता। रोहित ने ठान लिया कि इस बार वो सच जानेंगे।
वो और नुसरत धीरे धीरे घाट की ओर बढ़े। गांव के बच्चे पीछे पीछे आ रहे थे, पर उनकी माँ ने जोर से चिल्लाया, घर वापस जाओ, वहां जाना मौत के बराबर है। सड़क पर पुराने पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी, मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हूं। मिट्टी के खुशबू और नमी की गंध में अजीब सी ठंडक घुल रही थी। जैसे ही वे मोड़ पर पहुंचे, वही महिला सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी में, पर अब उसकी साड़ी में धूल और कीड़े मकोड़े लगे थे। उसकी आंखें अब और गहरी लाल थीं और उसका चेहरा इतना भयानक था कि रोहित और नुसरत की रूह कांप गई। उसने धीरे से कहा, तुम आए, पर तुम्हारे साथ अब कोई लौटने वाला नहीं। अचानक गांव के बुजुर्ग जो मोड़ तक उनके पीछे आए थे, वहां दिखाई दिए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, इस घाट पर जो जाता है उसके साथ अंधेरा चलता है, उसे छोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती। पर उनके शब्द हवा में बिखर गए, क्योंकि महिला ने धीरे धीरे हंसते हुए उनका साया उनके ऊपर फैलाया। बुजुर्ग डर के मारे पीछे हट गए और बच्चे चिल्लाए। ढाबे वाला जो गांव की सीमा पर खड़ा था, अचानक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में भय और चिंता दोनों थी। उसने कहा, तुमने उसका नाम नहीं लिया, इसलिए वो शांति में नहीं है, पर अब जो देखा जाएगा वो केवल तुम्हारी आंखों में बचेगा। उसने धीरे से हाथ उठाया और सड़क के बीच पर धुंध और अंधेरा अचानक गाढ़ा हो गया। रास्ता गायब हो गया और रोहित और नुसरत महसूस करने लगे कि उनके पैरों के नीचे जमीन हिल रही है। अंधेरे में अजीब अजीब फुसफुसाहटें, नाम नाम चारों ओर से आने लगी। पेड़ की शाखाएं उनके सिर पर झूल रही थीं, मानो उन्हें पकड़ने के लिए तैयार हों। महिला धीरे धीरे पीछे की सीट पर बैठ गई, पर इस बार उसकी मौजूदगी इतनी घातक थी कि हवा में ठंडक इतनी बढ़ गई कि उनके शरीर ठंडे पत्थर जैसे हो गए। वहीं ढाबे के अंदर मिट्टी की आग में हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। ढाबा जैसे जीवित हो गया हो। झोपड़ी की लकड़ी अपने आप टूट फूट कर अजीब ध्वनि निकाल रही थी। बुजुर्ग पीछे खड़े होकर केवल देख रहे थे, कोई आवाज नहीं निकाल सकता था। गांव की गलियों में हवा से हल्की सी चिल्लाहट गूंज रही थी, तुम लौटोगे नहीं। रोहित और नुसरत ने एक दूसरे की तरफ देखा। नुसरत ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम यहाँ फंस जाएंगे। पर महिला ने धीरे से हाथ उठाया और उनकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुमने मेरी रात को देखा, अब तुम्हारे डर को मैं हमेशा के लिए बांध दूंगी। तभी अंधेरे में हजारों धुंधले चेहरे और लाल आंखें दिखाई दी, मानो पूरा जंगल जीवित हो गया हो। पेड़ों की सरसराहटें चीखों में बदल गईं। हर झाड़ी, हर मोड़, हर धुंधली परछाई उनके चारों ओर घेर रही थी। बाइक अब उनके मर्जी से नहीं चल रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें रुकने लगी थी। फिर अचानक गांव की सीमा पर हल्की रोशनी झिलमिलाई। ढाबे वाला फिर आया और चुपचाप हाथ से इशारा किया, बस वहीं तक जाना है और वापस मत देखो। जब तक सुबह नहीं होगी, वहां रहना ही सुरक्षित नहीं है। रोहित और नुसरत ने धीरे धीरे बाइक मोड़कर गांव की ओर बढ़ाई। सड़क पर महिला की लाल आंखें उन्हें पीछा कर रही थी, पर जैसे जैसे गांव के घर पास आए, उसकी उपस्थिति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। गांव के लोग दूर से देख रहे थे, उनकी आंखों में चिंता और डर, पर थोड़ी राहत भी थी। अगली सुबह गांव में हर कोई उनके पास आया। ढाबे वाले ने कहा, तुम दोनों बच गए, पर उस घाट की रात का डर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। गांव वालों ने कई सालों से उस मोड़ के पास कदम ही नहीं रखा। अब तुम भी वहां गए और लौट आए, लेकिन याद रखना, घाट कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होगा। जो रात वहां बिताई वो सिर्फ तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारे दिल में भी उत्कीर्ण हो गई है। रोहित और नुसरत घर लौट आए। गांव की गलियां, ढाबे की खिड़कियां, बच्चों की नींद और बुजुर्गों के हाथ, सब कुछ अब उन्हें और गहरा डर महसूस करा रहा था। हर बार जब रात में वो मोड़ याद आता, नुसरत के गले में ठंडी सांसें उतरती और रोहित के कानों में फुसफुसाहट गूंजती, नाम मत लेना, लौटोगे नहीं। और गांव के लोग अब भी कहते हैं, काशिदी घाट की रातों में जो जाता है उसका डर हमेशा उसके साथ रहता है। कभी कभी तुम्हारे पीछे की सीट पर कोई बैठा दिखाई देता है और उस परछाई की हंसी इंसानी नहीं, बल्कि अंधेरा और डर का रूप होती है। इस तरह घाट की रातें, गांव की सड़कें, ढाबे और पेड़ों के बीच का अंधेरा, सब कुछ एक बार फिर से जीवन और मृत्यु की चुप्पी में लिपट गया। रोहित और नुसरत ने जाना कि कुछ रातें इतनी डरावनी होती हैं कि वो कभी भूलती नहीं, और घाट की हर परछाई, हर ठंडी हवा, हर झिलमिलाती आग की रोशनी उन्हें हमेशा याद दिलाती है कि डर सिर्फ कहानी नहीं, वास्तविक है।